सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 1 जून को हुआ था, तो आपको पता है कि 4 से 5 दिन हो गए और लिंक किसी भी दिन एक्टिवेट हो सकती है आपत्ति की। तो जो तैयार हुआ है कि किस-किस प्रश्न पर आपत्ति 100% सोर्स मिल गए हैं, तो वो 8 प्रश्न ऐसे हैं जो 100% चेंज होने वाले। कितने? 8 प्रश्न ध्यान रखना। 5 प्रश्न ऐसे हैं जो व्यक्तियों ने भेजे हैं, उनमें संभावना है कि वो बदल भी सकते हैं अगर अच्छे से सोर्स मिल जाएँ। लेकिन 8 प्रश्न के सोर्स बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है? जीएस में एक प्रश्न सबको पता है कि उसका इंग्लिश वाला वर्ज़न था या इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ था, वो उसका विकल्प में अलग लिखा है, तो चूँकि सिविल सर्विस में पहले भी ऐसा हो चुका है ये क्वेश्चन डिलीट, तो ये इसकी संभावना है। दूसरा एक प्रश्न और डिलीट होने की संभावना है और सोर्स बहुत पुख्ता है। एक भी बात ऐसी नहीं कही जाएगी इस वीडियो में, जिससे कि अनाप-शनाप कुछ भी बोलना, इस पे लग सकती है, उस पे लग सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। विथ सोर्स 8 प्रश्न अगर मैं बताऊँगा तो उसके सोर्स भी जो ऑथेंटिकेटेड हैं, जो सरकार के प्रोफेसर या सरकार की गवर्नमेंट की किताबों के द्वारा लिखा गया है, उसकी बात हम करेंगे। एक क्वेश्चन आया था लाल सूट का युद्ध, आप सबको पता है और उसका जो ऑप्शन था 1787 सही है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो विकल्प लड़के उठा रहे हैं, उनका कहना ये है कि ऑप्शन में लिखा है कि राजा माधो सिंह से युद्ध हुआ था, जयपुर के राजा माधो सिंह से। लेकिन किसी भी किताब, कोई भी किताब इस युद्ध से रिलेटेड उठा लीजिए, उसमें साफ-साफ लिखा है कि ये युद्ध महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के बीच हुआ था। तो टेक्निकली रूप से ये प्रश्न की जो भाषा है वही गलत हो गई। अब ऑप्शन आप कुछ भी रख दीजिए, जब प्रश्न ही गलत है, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो आप कोई भी बुक देख लीजिए, लाल सूट युद्ध जहाँ भी दिया है, वहाँ यही दिया है कि जो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह थे, वही थे। तो 2 प्रश्न आप जीएस में मान के चलिए कि डिलीट होने वाले हैं, यानी बोनस मिलने वाला है। एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न डिलीट होगा तो सबको मार्क्स दिए जाएँगे उसके। वो सबका प्रश्न सही मान लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि उसको किसी के मार्क्स नहीं, यानी वो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो अब हम एक-एक प्रश्न पे विचार करेंगे और जो 8 प्रश्न हैं, उन पे देखेंगे कि कौन-सा प्रश्न हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका ये कि इसमें सही सुमेलित कीजिए। एमपीपीएससी ने ए आंसर दिए जो कि सही है, लेकिन इसका डी आंसर भी होगा क्योंकि लॉर्ड वेलेज़ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से शुरू हुआ था। इसके लिए कुछ नहीं, सीधे से जाके बंगाल जो सरकार है, राजभवन बंगाल सरकार की राजभवन जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें सीधे पहुँचते हैं तो वहीं मिल जाता है कि ये जो मार्कस वेलेज़ली है, उसका कार्यकाल जो शुरू होता है वो 18 मई 1798 से वो बैठता है और 1805 तक रहता है। और इसके साथ ही ये तो लिंक वाली, क्योंकि आपके पास कई विकल्प होते हैं आपत्ति में, तो इसमें 2 विकल्प है, एक तो ये लिंक लगा दी जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट है जो राजभवन वेबसाइट है बंगाल सरकार की ये, और दूसरा किसी भी बुक में वो तो मिल ही जाता है, ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। तो पहला आप मान के चलिए, अगर आपका ए और डी लगा हुआ है तो आपका ये मिलने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठता। एमपीपीएससी ने इसका डी दिया है और इसके कई सोर्स हैं। इसका ए 100% आंसर आने वाला है कैसे? आप इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उस पे जाएँगे और उसके पेज नंबर 32 पे देखेंगे, तो साफ-साफ वस्तुनिष्ठता की जो परिभाषा लिखी है, वो देखेंगे कि वो जो एक ऑप्शन है उससे मैच खाती है, यानी ए ऑप्शन से मैच खाती है। इसमें क्या लिखा है? इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी बात का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी भी बात को पक्ष नहीं लेना चाहिए, अपनी निजी धारणाओं को छोड़ते हुए केवल प्रामाणिक सत्यों पर भरोसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन और थोड़ा आपको लग रहा है कि हम मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में देखेंगे आप, और उसमें पेज नंबर आप इसमें थोड़ा क्रॉप हो गया है। ये सारे सोर्स जो मैं बता रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों में दी गई है, ठीक है? तो हाँ, उसमें क्या-क्या लिखा है देखिए यहाँ, ये हिंदी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में, कि वस्तुपरकता का अर्थ व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, व्यक्तिगत बिना व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना। एक ऑप्शन जो वैज्ञानिक वाला दिया है एमपीपीएससी ने, वो यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए जो वस्तुनिष्ठता की परिभाषा इसी किताब में दी हुई, उसमें साफ-साफ लिखा है, अतः हम अभी देख चुके हैं कि इतिहास विशुद्ध विज्ञान ना होकर भी विज्ञान है। अतः विज्ञान परक वस्तुनिष्ठता, क्या? विज्ञान परक वस्तुनिष्ठता इतिहास में संभव नहीं है। और जबकि यही ऑप्शन एमपीपीएससी ने माना है, इसलिए इसका मान के चलिए संभावना ये है कि इसका ए ऑप्शन चेंज होके आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न आपका ये है, मुगल कालीन वास्तुकला। मुगल कालीन वास्तुकला के मामले में ये सबको पता है ये सही है और ये सबको पता है गलत है। लेकिन यहाँ ये जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ होगा शेख सलीम चिश्ती। आप इस बुक को देखेंगे और एक से अधिक सोर्स मिल भी जाते हैं।
मध्यकालीन भारत की गवर्नमेंट की ये चीज़ें काफ़ी मान्य किताब है ये। आपको पता है बीए और एमए इतिहास के छात्रों के लिए ये पढ़ी जाती है। इसमें साफ-साफ क्या लिखा है कि फतेहपुर सीकरी का अकबर का महल उल्लेखनीय है। 1569 में अकबर ने इस नए नगर की नींव क्या? नए नगर की नींव सलीम शेख सलीम चिश्ती की याद में डाली थी और हर बुक में यही मिल रहा है। तो ये आप मान के चलिए इसका अगर आपने बी लगाया है तो ये आपका सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद क्या? उत्तर आधुनिकतावाद इसका सोर्स इसका मैं लगाना भूल गया। आप कमेंट में मतलब उसमें आप टेलीग्राम पे जैसे ही जुड़ेंगे इसके सोर्स मिल जाएंगे और इसका ए आंसर होने की संभावना है, जबकि एमपीपीएससी ने सी शायद इसका माना है, ध्यान रखना। तो इसका ए होने की संभावना है। इसके सोर्स स्क्रीनशॉट लगाना मैं भूल गया हूँ। तो इसके सोर्स भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। और वहाँ बाकायदा जैसे हम ये प्लान बनाएंगे कि कौन से वाले लोग किस सोर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे 4-5 लोग हैं तो अलग-अलग सोर्स भेजने का एक माध्यम भी हो जाएगा ताकि एमपीपीएससी पे हमारे जो तर्क होंगे, हमारे जो साक्ष्य होंगे बहुत प्रूफ के साथ पहुँच जाएँगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है परमार राजा भोज। परमार राजा भोज के शासनकाल के अंत में किन 2 राजवंशों के संग राजनगरी पे मिलकर आक्रमण किए? अब इसमें क्या किया एमपीपीएससी ने? ऐसा नहीं है कि लड़के इसको गलत करके आए। कई लोग वो ए की तरफ गए, कई लोग बी की तरफ गए। अब इसका रीज़न ये था कि वो जो संघ था वो था कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण और चालुक्य शासक भीम प्रथम, जो गुजरात सोलंकी शासक था चालुक्य। अब ये ऑप्शन में होना चाहिए था चालुक्य और कलचुरी। अब जिसको ये चेरी तो एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में शामिल था, जो कि बुंदेलखंड का इलाका है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब लोगों के पास एक विकल्प था कि किसको चुने, तो कई लोग इसलिए कलचुरी की तरफ चले गए क्योंकि लक्ष्मीकर्ण मुख्य नेतृत्व करता था और कई लोग चालुक्य की तरफ चले गए। अब इसका विकल्प कहाँ है? तो ये सरकार, मेन सरकार की ही किताब है, आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द परमार डायनेस्टी और डीसी गांगुली साहब पीएचडी और अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनकी किताब है और इसके पेज नंबर 1 से 18 पे आप जाएँगे तो साफ-साफ क्या लिखा हुआ है कि भोज ग्रू ओल्ड यानी जब भोज वृद्ध होने लगे एंड हिज डेज़ वर नंबर्ड यानी जो बहुत एज हो गई इनकी, तो फिर क्या हुआ? इसको आगे पढ़ेंगे। फैमिली स्ट्रांग इनफ कंट्रोल सिचुएशन, मतलब कोई भी फैमिली में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस सिचुएशन को सँभाल सके। एंड जस्ट एट द क्रिटिकल मोमेंट, मतलब इसी जो संकट का समय था, सेज मेरुतुंग यानी मेरुतुंग ने कहा है, क्या कहा है मेरुतुंग ने? मेरुतुंग कहते हैं कि भीमा एंटर्ड इनटू द अलायंस, जो भीम प्रथम थे इस अलायंस में एंटर हुए। किस अलायंस में? कलचुरी कांड के अलायंस। और फॉर द इन्वेशन ऑफ मालवा यानी इन्होंने आक्रमण किया और इसी आक्रमण में अनफॉर्चुनेटली हाउएवर ही वाज ओवरकम बाय द बोडली मेडली एंड मतलब खत्म हो गए और इसी युद्ध के बाद ये खत्म हो गए। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन अब चूंकि ऑप्शन बन नहीं रहा है तो डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, या फिर ऑप्शन अगर मानना ही चाहे तो ए और डी आपको मानना पड़ेगा। तो ये आपका प्रश्न हो गया। फिर आए पुराणों के इतिहास में कौन सी परंपरा? एमपीपीएससी ने ए दिया है और इसकी भविष्य शैली 100% होने वाला है। आप इस किताब को देखेंगे, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास की किताब है, कन्हैयालाल अग्रवाल जी की, बहुत ऑथेंटिकेटेड बुक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 18 पे जब आप पहुंचेंगे तो इस पे क्या लिखा है, इसको पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो वंश भविष्य शैली में लिखे गए हैं पुराण, ये साफ-साफ लिखा है, इसको देखेंगे। मान लीजिए इसमें सही नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरा आपका आर.एस. शर्मा सबसे इम्पोर्टेंट बुक है और इसी के पेज नंबर पे पहुँचेंगे तो इसमें साफ-साफ क्या लिखा है, द पुराणास प्रोवाइड द डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता। फिर थोड़ा देखेंगे स्टेटमेंट अबाउट इवेंट्स मेड इन द फ्यूचर टेंस, क्या फ्यूचर यानी भविष्य शैली में लिखी। मान लीजिए ये लग रहा है कि यहाँ भी मजा नहीं आ रहा है तो फिर देखिए विकिपीडिया की ये लिंक, क्योंकि लिंक का ऑप्शन हमारे पास रहेगा तो बुक के साथ हम लिंक भी ऐड करते जाएंगे। ये विकिपीडिया सिर्फ आप ये मत सोचिए कि विकिपीडिया को एमपीपीएससी नहीं मानेगा। इस विकिपीडिया में जो आपको दिखेंगे ना ये लिंक दी हुई है, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्स को उन्होंने कलेक्ट करके दिया है। तो इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, द योगा पुराण इज द स्ट्रक्चर एज ए क्रॉनिकल एंड इज नोटेबल फॉर द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एज प्रोफेंसी। प्रोफेंसी का मतलब होता है फ्यूचर, जैसे द रिकॉर्ड आप यहाँ देखिए नीचे यहाँ इस जगह, द रिकॉर्ड इज डिस्क्राइब इन द स्टाइल ऑफ ए प्रोफेंसी यानी फ्यूचर टेंस। तो ये ध्यान रखना, ये 100% इसके 2 आंसर या चेंज होने वाला है। और कई कई सोर्स हैं, देखिए ये उपेंद्र सिंह की बुक में भी दिया हुआ है, तो इसके आपको पीडीएफ बाकायदा कैसे लगाना है तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक प्रश्न ये है बिस्मार्क, ये प्रश्न 100% डिलीट होने वाला है। एक भी ऑप्शन आसपास नहीं है, ऑप्शन 1867 अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। आप इसमें देखेंगे अरविंद भास्कर की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, और इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 जुलाई 1867 को संविधान लागू हुआ और ये सारी चीजों के बाद बिस्मार्क को संघीय संसद का प्रथम चांसलर बनाया गया, जो संसद बनी थी। अब इसका मैं एक और पेज लगाना भूल गया, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1867 में पहली बार। और दूसरी बात है कि इस प्रश्न में साफ-साफ क्या लिखा है, उत्तरी जर्मन संघ,
और उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण इसमें आप देखेंगे मैन नदी के उत्तर में प्रशा के 21 अन्य राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया था और इसका जो संविधान बना 1 जुलाई 1867 को और उसी की तरह जो बिस्मार्क है उसका जर्मनी का चांसलर बना था। तो ये प्रश्न आपका डिलीट होगा, ठीक है। उसके बाद 1876, अब देखिए ये प्रश्न एमपीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, पूर्ण सार्वजनिक सभा दिया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो 1876 का जो समय था और इंडियन एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन सबसे ज़्यादा प्रभावी संस्था थी, ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली संस्था थी। और ये बात भी आप देखेंगे तो इस किताब में लिखी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास की एमए फाइनल ईयर की बुक है, विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जनसाधारण के हितों, उनकी आकांक्षाओं के आधार बनाकर भारतीयों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया 1876। तो देखो एमपीपीएससी क्या मानता है। और इससे पहले मैं कुछ और प्रश्न एक रह गया शायद, प्रश्न और ऐड कर लीजिए इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न के 2 आंसर होने वाले, ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं, इसके सोर्स भी ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न है, अब हुआ क्या है इसमें, जिस व्यक्ति ने बी लगा दिया है वो पूरी ताकत ये लगा रहा है कि इसका बदलना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार की सोर्स देखेंगे आप तो इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी ही पेज नंबर 8 पर पहुंचेंगे। तो सारी चीजों पे चर्चा की गई है कि 1917 में रूसी क्रांति सफल हुई और उसके बाद मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि पर हस्ताक्षर हुए और जिसके बाद रूस इस युद्ध से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में सारी चर्चा की, 1917 का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि 1917 में रूस बाहर हो गया। और जब मध्य प्रदेश की खुद की किताबों में ये लिखा हुआ है कि 3 मार्च 1918 ईस्वी को ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई, रूस को जर्मनी की प्रस्तावित शर्तें माननी पड़ी और रूस ने अपने प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध से अलग कर लिया। आप देखेंगे 1917 की चर्चा की, लेकिन ये बात कहीं भी नहीं लिखी है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इस 1917 में रूस बाहर हो गए। अब उसके बाद जैन एंड माथुर में जाएंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और उनका भी यही मानना है कि जो ऑफिशियली रूस 1918 में ही बाहर हुआ। तो ये हो सकता है। अब एमपीपीएससी ये देखो क्या इसका हो सकता है। अब जो मैंने पहले बताए थे वो 8 क्वेश्चन शुरुआत के, वो बदलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसके यहाँ से जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी के भरोसा है कि क्या करने वाली है। बीसी दोनों का वो दे रहे हैं एमपीपीएससी। और एक बुक का भी लोग बोल रहे हैं कि जो हरिश्चरित्र की बुक थी राज तरंगड़ी उसका आंसर है, और चूंकि काफी हद तक ठीक है लेकिन लोगों का मानना है कि उसमें हर्षचरित होना चाहिए, तो एक ये भी लोग मार रहे हैं। उसके बाद इसके जो सोर्स नहीं कहीं मिल रहे हैं, अगर इन दोनों प्रश्न के सोर्स मिल जाएं तो आप मान के चलिए इसका हलेबिडू और उसका हेज और डेविस दोनों आंसर होने की संभावना है। चूंकि पप्पू प्रजापत साहब ने जब पेपर हुआ उसके बाद जो अपनी आंसर की या डिटेल सोल्यूशन दिया उसमें इन दोनों प्रश्नों के आंसर यही दिए थे। चूंकि पप्पू प्रजापति आप जानते हैं कि वो हिस्ट्री के मामले में अच्छे खासा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं और उनकी अच्छी खासी वो है। तो उनसे अगर संपर्क होता है और अच्छे सोर्स मिल जाते हैं तो 2 प्रश्न ये हो जाएंगे आपके। कट ऑफ कम क्यों जाएगी? एक विषय पे चर्चा करना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने वाली है। क्यों? इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा रीजन, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो वही स्टूडेंट है जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। कोई अलग से स्टूडेंट नहीं आया है। मेरा हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है, किसी का संस्कृत है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का कुछ है। वो अपने सब्जेक्टों के हिसाब से एमपीपीएससी का विद्यार्थी तैयार इसमें आ गया है। अब चूंकि हुआ क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था और 9 जून को प्रस्तावित थी मेंस परीक्षा। तो ऐसे में विद्यार्थी को ये लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अपेक्षा हमारा प्री निकल गया है, इस पे ज़्यादा हम फोकस करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी का 79 क्वेश्चन पर प्री निकाला है इसका मतलब वो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट थी, तभी तो प्रीलिम्स निकला उनका। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इसमें कट ऑफ बढ़ा सकता था, वो किधर डाइवर्ट हो गया, मेंस की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो जो व्यक्ति कट ऑफ बढ़ा सकते थे वो चले गए। और आप इसकी वजह से स्टूडेंट अपीयर्ड आप देखेंगे तो लगभग 47,000 में से लगभग 23,000 स्टूडेंटों ने ही पेपर दिया है। और इतिहास विषय में तो ये कहा जा रहा है कि 4400 में से लगभग 2200 विद्यार्थियों ने ही पेपर दिया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, फैक्टर सबसे बड़ा, इस बार क्या हुआ है, जनरल कैटेगरी के पद थे कम, सिर्फ 10 पद थे। और क्या होता है, जो ललितपुर, झांसी या आसपास के जो राज्य हैं उनके स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए कोशिश करते हैं। पिछली बार 32 पोस्ट थी जनरल कैटेगरी में, कितनी थी, 32। और उसकी वजह से क्या था, बाहर का स्टूडेंट भी आया। वो फाइनल कुछ स्टूडेंटों का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, भले ही बाहर कम स्टूडेंट का हुआ, लेकिन उसने जो इंटरव्यू कॉल आया उसकी मेरिट को क्या कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया।
इस बार 10 पोस्ट थी तो लोगों ने रुचि कम ली और विद्यार्थी क्या हो गए, बाहर हो गए। और चूंकि आरक्षित कैटेगरी की तो सीटें आरक्षित कैटेगरी के लिए हैं, तो उनमें तो कोई कर ही नहीं सकता, और हर आरक्षित कैटेगरी की सीटें क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। हर एक की वजह से भी पेपर के जो कट ऑफ है कम जाने की संभावना है। तीसरा सबसे बड़ा चीज है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल आप देखेंगे तो पिछले पेपर को अगर आप 10 में से कठिनाई के आधार पर 6 मार्क्स देंगे, तो इस वाले पेपर को हर व्यक्ति कह रहा है कि इसमें 8 मार्क्स यानी 20% तो लगभग ये पेपर टफ है पिछले वाले की अपेक्षा। तो ये आप मान के चलिए कि इस बार आपको चूकना नहीं है। अगर आपका 1-2 प्रश्न भी इसमें फँस रहा है आपत्ति के लिए, तो आपको चूकना नहीं है, क्योंकि फिर आपको पछताना पड़ सकता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार ऊपर जाएगी। जनरल कैटेगरी वाला 148 से लेके 150 तक श्योर मान के चले। ओबीसी वाला इस बार पता है आपको, पिछली बार 12 सीटें थी, इस बार 38 सीटें, जिसमें 23 सीटें तो अभी आपकी 87% में। ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई भी 38 138 या 140 है, श्योर मान के चले इंटरव्यू कॉल आएगा। दूसरी बात, कई स्टूडेंटों का कहना है कि मान लीजिए इंटरव्यू कॉल आ भी गया बॉर्डर पे तो फाइनल नहीं हो पाएगा। ये भ्रम दूर कर दीजिए। पिछली बार जो कैंडिडेट हुआ 146 पे कट ऑफ आसपास गई थी, 144 वाले का भी इंटरव्यू कॉल आया था, 146 स्टूडेंट हुए थे, उसकी 6वीं रैंक के साथ है। मतलब 146 आपके रिटर्न में थे जो पेपर थे, उसके बाद भी 6वीं रैंक लाया है, किस बल पे, इंटरव्यू के पे। तो अगर आप इंटरव्यू पे अच्छा काम करते हैं तो आप 138-40 के बाद भी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार ऐसी कैटेगरी का अगर कोई 127-28 क्वेश्चन सही है सेफ जोन में, ऐसी कैटेगरी 118 और 15 के समथिंग भी अच्छी स्थिति में है, ध्यान रखना। तो ये बात मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ कि आप इन सबको चूकना नहीं है, और टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आप में कोई डाउट रहते हैं तो फिर इंस्टा पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपके जवाब दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे आपको ये दिख रहा होगा, ये अवध करके आप सर्च करेंगे, या फिर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।